नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले मची हलचल के बाद अब सन्नाटा है, शांति है। बीते दिन ये लखनऊ में बैठकों का दौर चलता रहा। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने एक के बाद एक कई मैराथन बैठकें की और यूपी में संगठन से जुड़े लोगों, विधायकों और मंत्रियों तक पहले अलग अलग मिले, फिर साथ मिलकर भी बैठक की। खबरें थी कि 2022 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है और संगठन यूपी में बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उत्तर प्रदेश में संगठन में कोई फेरबदल नहीं होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश कैबिनेट में आंशिक फेरबदल हो सकता है और पंचायत चुनाव में निष्क्रिय लोगों के काम की गहन समीक्षा की जाने की तैयारी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ये फेरबदल अगले हफ्ते हो सकता है। 3 दिनों तक फीडबैक लेने के बाद दिल्ली पहुंचे संगठन मंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई और सभी अटकलों को विराम लगा दिया। अपने एक ट्वीट में बीएल संतोष ने लिखा कि 5 हफ्ते में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 93% तक घटी है। याद रखिए, इस राज्य में 20 करोड़ की आबादी है। जब 1.5 करोड़ की आबादी वाले राज्यों के सीएम कोरोना को मैनेज नहीं कर पाए, योगी जी ने इस समय में इसे अच्छी तरह से मैनेज किया। बीएल संतोष के इस ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में 2022 चुनावों की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ही संभालेंगे और अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाने का जिम्मा सीएम योगी के सिर पर ही होगा। तो एक बार फिर से सीएम योगी पर उम्मीद। जिस तरीके से पिछले कोरोना के दौर में ताबड़तोड़ हवाई दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश के किए, हर जगह ये स्थिति देखी, अस्पतालों में क्या हालात है और हर जगह कितना बेहतर किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं होगी, इसका अंदाजा मीटिंग से लौटे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के बयानों से ही लग गया था। सुनिए मीटिंग के बाद यूपी के मंत्रियों के बयान किस तरह से थे। चर्चा हुई है, बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 4-22 300 पार। प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार करेंगे। वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है ताकि प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए। तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। उधर बीजेपी में चल रही बैठकों के दौर को लेकर एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी नेता एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करें। कोरोना काल से जूझ रहा है, ब्लैक फंगस से जूझ रहा है। लगातार हिंदुस्तान में लोगों की मौतें हो रही हैं। हमारी हिंदुस्तान की जनता भी करहा रही है। सरकार को अभी कोशिश करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कैसे हम इससे निजात पाएं, कैसे हमारे देश के लोगों का इलाज हो पाए और जो सरकार महंगाई बढ़ा रही है उसको महंगाई को सरकार रोके, जनता के बारे में सोचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी इस समय हम जनता का, अपने हिंदुस्तान की जनता का ध्यान रखें। एक तरफ अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं, दिल्ली में भी चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। दिल्ली में संघ का मंथन चल रहा है। इस बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ की इस बैठक में कई मंत्रियों के भी शामिल होने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी 5 जून को दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी और संघ से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो
तो तस्वीरें एक तरीके से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, खास तौर पर लखनऊ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य कहा जाता है जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, उसने देश की जीत की राह अपने लिए आसान कर ली और लिहाजा दोनों ही तरफ तमाम तरह की मीटिंग बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी पूरी तेजी में आ गई है और सबसे पहले इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अपना कदम आगे बढ़ा दिया। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट मेरे साथ संघ के जानकार के तौर पर जुड़ गई हैं। अनुराग भदौरिया साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। सतीश प्रकाश जी बीएसपी समर्थक मेरे साथ जुड़ गए हैं और अमरनाथ अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे तमाम गेस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में सामने होंगे और आप तस्वीरें भी अब उनकी देख रहे होंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूं अश्विनी उपाध्याय जी आपसे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर गहमा-गहमी आज से नहीं है, शायद जब से देश आजाद हुआ है तब से ही उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा तमाम चुनावी राजनीति और तमाम समीकरणों के केंद्र में रहा है। लेकिन ये कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश को परखने का पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस तरीके का काम किया है। बीजेपी कितना ज्यादा इस बात को लेकर आशंकित है कि इस चुनाव में कहीं जो 5 साल पिछले 5-6 सरकारों को देखे उत्तर प्रदेश में हर बार सरकार बदल रही है, उस तरीके का एक रूप सामने आ सकता है, या फिर बीजेपी को यह लग रहा है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के ही नाम होगा? देखिए राजीव जी, पिछले 5 साल में जब संभाला है उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में केवल विकास हुआ है। जातिवाद लगभग दम तोड़ रहा है यूपी में। हालांकि अभी कुछ हमारे जो साथी हैं यहाँ बैठे ही हैं, वो अपनी जातिवाद की बातें करेंगे, मुस्लिम यादव समीकरण की बातें करेंगे, दलित बनाम संवर्ण करेंगे, उनका काम वो करते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है और ईमानदारी के साथ। क्या मेरा आवाज म्यूट हो रही है? जी हाँ, कुछ समस्या आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपके ऑडियो में। मैं इस बीच में कि एक बार आपसे वो तमाम चीजें अपने पीसीआर के जरिए सुधरवा लूं, तब तक मैं लोगों को बता दूं कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जिन्हें महाराज जी कहकर भी बुलाया जाता है, उनके नेतृत्व पर एक तरीके से बीएल संतोष के ट्वीट के बाद अब सारे कयास खत्म हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का परिवर्तन होगा। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी जो कमान है वो अपने हाथों में लेंगे और बीजेपी की जो नाम है उसको इस चुनावी वैतरणी में पार लगा लेंगे, लगा के दिखा देंगे। उम्मीद है ये ऑडियो की दिक्कत दूर हो गई होगी। अश्विनी जी अपनी बात पूरी करें। मैं राजीव जी कह रहा हूं, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कार्यभार संभाला है उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश जातिवाद खत्म होने की कगार पे आ चुका है, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार कम हो रहा है। क्या अभी दिक्कत आ रही है आपको? आप बोलते रहें, आपकी आवाज में थोड़ा रिवर्ब जरूर आ रहा है, आपकी आवाज थोड़ी देर में वापस लौट के आ रही है, लेकिन आप बोले हम उसको ठीक कर लेंगे। अच्छा। मैं ये तो अब जहां तक सपा और बसपा की बात है, उनके पास वो विपक्षी दल है, उनके पास कोई नहीं मुद्दा है तो कुछ न कुछ इधर उधर की बातें उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 साल में कोरोना के काल में इस महामारी के टाइम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इवन यूके से बड़ा है, आपके यूएस रसिया से बड़ा है, आपके फ्रांस का करीब 4 गुना है, आपके सिंगापुर का करीब 5 गुना है, तो दुनिया के कई देशों से बड़ा देश है हमारा राज्य है यूपी। उसको जिस तरीके से माननीय योगी जी ने संभाला है, उसके बाद दोबारा फिर से ज्यादा बहुमत के साथ ज्यादा और आशीर्वाद मिलेगा। आने वाले चुनाव में जो विपक्षी अभी तक इधर उधर की बातें करते हैं, लेफ्ट राइट की बातें करते हैं, फिर से जाति का जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उनको तगड़ा जवाब मिलेगा जी। जो यहाँ दोबारा फिर से गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फिर से सफाया होगा और दोबारा फिर से योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
ज्यादा बहुमत से बनेंगे, जितनी सीटें मिली हैं उससे भी ज्यादा और आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने तमाम बातें कही और मैंने आपको इसीलिए नहीं रोका कि थोड़ा सा ऑडियो में भी समस्या थी और थोड़ा ये कि आप अपनी शुरुआती बातचीत में अपना जो भी सरकार को लेकर आपका रुख है वो आप सामने रखें। और अब बाकी मेहमानों के पास आगे बढ़ूंगा। सतीश प्रकाश जी के पास मैं आऊंगा। सतीश प्रकाश जी बीएसपी से हैं, बीएसपी के जानकार समर्थक हैं। सतीश प्रकाश जी, एक बड़ा लंबा वक्त हो गया बीएसपी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाए हुए, और एक बार फिर जब कोरोना के दौर में तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बाद अगर 93% केस इस 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी में लगातार हवाई दौरों के बाद यह सरकार कंट्रोल कर लेती है, स्थिति पूरे देश में बिगड़ी, तो कहीं बहुत उसी का क्रेडिट लेने की तैयारी में बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। बीएसपी क्या कर रही है, बीएसपी क्या सोच रही है 2022 के चुनाव को लेकर? मत जोड़िए। बीजेपी एक चुनावी मशीन है। उसको महामारी के टाइम में जब लोगों ने अपनी जान गंवाई, कल लखनऊ में खबर चल रही थी कि एक ही परिवार के 8 लोगों की मृत्यु हुई और कल वहां मृत्यु भोज था। ऐसे समय में जब गांव-गांव में 20-25 लोग मरे हैं, एक परिवार से 4-4, 5-5 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ऐसे समय में बीजेपी को चुनावी मंथन ना करके उन कमियों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए जिन कमियों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनसे दूर है। आज मुद्दा ये नहीं है, देखिए सरकार आएंगी चली जाएंगी और बीजेपी के अंदर इतनी मानवता होनी चाहिए। अरे चुनाव की भूख इतनी ज्यादा मत रखो। दूसरी बात, अभी अश्वनी जी ये कह रहे थे कि जात बिरादरी की और जो धर्म की बात कर रहे थे, आप मुझे ये बताइए कि मनुवाद सबसे प्रमाणित ग्रंथ है आपके जातिवाद की व्यवस्था का, और आपने जातीय व्यवस्था को किस तरीके से, आपने हर जाति का मुख्यमंत्री है आपके यहाँ, ठाकुर आपका मुख्यमंत्री, ब्राह्मण आपके यहाँ मुख्यमंत्री, ओबीसी और शूद्र जो है वो आपके यहाँ उप मुख्यमंत्री, सुरेश बंसल आपके वैश्य समाज से आ गए, और बाकी आप दलित और मुसलमानों को तो चाहते ही नहीं है कि उनकी सत्ता में हिस्सेदारी तय हो। देखिए एक समाज का ऐसा वीकर सेक्शन है, अगर उसकी बात हम कहते हैं और आप हमको जातिवाद कहते हैं तो हम अपराध को करेंगे, हमेशा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी, हम भगवान बुद्ध की नहीं है, बाबा साहब के नहीं आई है, और हमको यह सिखाया जाता है कि कोई भी गरीब, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चाहे सामाजिक रूप से कमजोर हो, उसके जो हकों की लड़ाई वो हमको लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, आज बीजेपी ये कह रही है कि छोटे राज्य और बड़े राज्य, भाई साहब आप ये बताइए, या तो उत्तर प्रदेश की जनता से आप कहेंगे ना कि आप उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दीजिए या आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। ठीक, प्रदेश के इतनी बड़ी आबादी अपने लिए सरकार चलाने सकता है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, कोई छोटा राज्य देखिए जहाँ पे आपके मुख्यमंत्री उसको आसानी से चला सके। ठीक है, सरकार की नाकामियां है, इन नाकामियों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सतीश, कोरोना गया नहीं, चुनाव आएंगे, कोरोना रहेगा, इसको तय करिए, लेकिन आपको यह तय करना है कि आपके लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है या कोरोना लेना जरूरी है। सतीश जी, आज मुख्यमंत्री सतीश जी आगे भी आगे मंथन करना चाहिए, अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर, बच्चों का जो इन्फेक्शन रेट है वो कहीं बढ़ा है, आगे भी फंगस जैसी सामने खड़ी है। सतीश जी, समय, सतीश जी आगे भी समस्याएं हैं, सतीश जी आपने 4 साल तक इग्नोर किया, आपने कभी सोचा ही नहीं है, आपने सतीश जी आगे भी वक्त दूंगा, आपने सतीश जी थोड़ा सा पॉज का बटन दबा दीजिए। जो पुल पे कोई व्यक्ति अगर अपनी जान गंवाता है उसको कम से कम दाह संस्कार भी आप नहीं कर सके, तो आप के बारे में मंथन कीजिए सर। सतीश जी आपने बहुत सारी बातें कही और आपके सामने मैं यहां से इस मंच से भी ये बात कहना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध की बात करें, बाबा साहब अंबेडकर की बात करें, इन सबका सम्मान सबके दिलों में है और हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया था। लेकिन आप अपने जवाब को पहले ही जातियों के इतने खांचे में घुमा ले गए कि मुझे थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आया कि आप समीकरण जातिगत बताने के लिए आए हैं या इतने दिनों में बीएसपी ने क्या कुछ किया है वो सामने रखने के लिए आए हैं। ये जो चुनावी चीजें हैं ये एक तय प्रोटोकॉल के तहत चलती हैं, चुनाव आयोग तय करता है। खैर सवाल मैं आगे पूछूंगा, लेकिन अपने सवाल को आप अभी उतने मुद्दे तक रखते। मैं किसी की जाति जानने के लिए इस डिस्कशन के मुख्यमंत्री जातियों में बटे हुए हैं। नहीं, आप जातिवादी नहीं है, हटाइए ना,
आप कहते ठीक है, आपने ब्राह्मण मैंने आपसे पूछा था, मेरा सवाल, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए, आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पाए। देखिए, ये चुनावी रैली नहीं है सतीश जी, चुनावी रैली नहीं है, अभी वक्त है, अभी मुस्लिम यादव तमाम समीकरणों को एड्रेस मत कीजिए, अभी हम मुद्दे पर बात करते हैं। मैं सीधे जाता हूं अमरनाथ अग्रवाल साहब के पास। अमरनाथ अग्रवाल साहब मेरे पास कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अग्रवाल जी, एक लंबा वक्त हो गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो सियासी जमीन थी वो जा चुकी थी, ये मैं मानता हूं, और डिस्कशन में इस बात को मैं भी समझता हूं कि कोरोना का दौर चल रहा है, लेकिन कोरोना के दौर के इतर तमाम गतिविधियां चल रही हैं, और उन गतिविधियों में अगर कोई पार्टी सोचना शुरू करती है तो उस पर आपका अपना वजह हो सकती है। मैं ये पूछूंगा कि 2022 चुनावों को लेकर वो चुनाव किस तरीके से करवाए जाते हैं, क्या वो चुनाव होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो आप लोग उसमें अपनी मौजूदगी किस तरह से दर्ज करवाएंगे? देखिए, जो प्रदेश की जनता है उसने देख लिया है और बदलाव होना आपकी बार सुनिश्चित है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना भी निश्चित है जी। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, अभी जैसे हमारे पहले उपाध्याय जी ने कहा कि साहब अपराध नहीं था, अरे कल ही इनका एक मंत्री इनको कानपुर से एक अपराधी को छुड़ाने में संलिप्तता इनकी हर अपराध में पाई जा रही है। पहली सरकार ऐसी है जिसने 20,000 अपराधियों को छुड़ाने के लिए प्रयास किए हैं। नारायण भदौरिया की बात कर रहे हैं आप शायद कानपुर में, मनोज सिंह नाम का हिस्ट्री शीटर। यस, मैं बता रहा हूं आपको कि अपराध में किस तरह संलिप्त है ये सरकार, वो बात की बात है। आप ये देखिए इनकी चिंता क्या है। आज पेंडेमिक का समय है, बजाय वैक्सीन के बारे में चिंतन मंथन हो रहा है, चुनाव का नहीं हो रहा है। इनकी पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह है जो उसका चिंतन मंथन हो रहा है। इनके सांसद, विधायक, मंत्री इनके खिलाफ लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, रोज आप भी बता रहे हैं, रोज अखबार भी छाप रहे हैं, लगातार इनके मंत्रियों तक की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो गरीब आदमी की क्या FIR लिखी जाएगी। कानून व्यवस्था का तो यह हाल है। NCRB के उसमें सबसे नंबर 1 पे आप रहते हो। अमरनाथ भाई, आज जो है किसान बिल, मैं बता दूं पहले जो चिंतन मंथन हो रहा है, किसान बिल की वजह से जिस पंचायत चुनाव में धूल चाट चुके हैं, किसान बिल पैंडेमिक का जिस तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया है, कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं थी, सड़कों पे आदमी था। ये आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था। कोई अस्पताल, कोई ऑक्सीजन, दवा, उत्तर प्रदेश में कोई कंट्रोल नहीं था। जिस तरीके से आदमी मरा है, सिर्फ उसकी गिनती में कंट्रोल इन्होंने किया है, सही आंकड़े नहीं दिखाए हैं। अगर ये सही आंकड़े दिखाते, जिस तरीके से गंगा के किनारे शवों का दाह भी हुआ है, संस्कार भी हुआ है, उनको गाड़ा भी गया है, बहाया भी गया है, और जिस तरीके बाद में वहां से उन कपड़ों को पीले रंग के जो शवों के निशानी थी उनको हटाने का काम इस सरकार ने किया। अच्छा ठीक, अच्छा ये सब पाप है इनके। अच्छा नीति जो कोर्ट ने लगातार इनको टोका है। अच्छा ठीक है। मेरा मुद्दा चुनावी राजनीति को लेकर था, उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है। आपने कहा कि दरअसल ये अपनी कलह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप विरोधी दल हैं, आपकी बात रखना बनता भी है, लेकिन बहुत संक्षेप में मुझे बताइए, इस वक्त दिल्ली में पंजाब के तमाम लीडर्स क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मीटिंग हो रही है वहां पे। क्या रहेंगे, अपनी अपनी बात रखने आए, मीटिंग हो रही है वहां। बहुत बढ़िया, ठीक है, वहां कोई कलह नहीं है। ठीक है, कोई कलह नहीं है, कोई कलह नहीं है। यहाँ पे आपने सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको दिल्ली की बात। यहाँ BL संतोष आए हैं, आप नवजोत सिंह, नहीं सुनिए तो, नवजोत सिंह सिद्धू ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि पंजाब जीतेगा, नवजोत सिंह सिद्धू और उनके। देखिए ये एक छोटा सा मैं आपको इशारा दिखा रहा हूं। जब आप पत्थर उछालें ना, तो आप अपने ऊपर भी देख लें। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जी उत्तर की बात कर रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ, बस नहीं, पंजाब की बात, वहाँ कांग्रेस में बहुत डेमोक्रेसी है, सबकी बात ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपकी उत्तर प्रदेश की बात करी थी, आज पंजाब पे रखा था। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता तमाम चीजों का मेन मुद्दा उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपने फौरन कहा, ठीक है, मैं आप मेरी बात को समझे नहीं। अमरनाथ अग्रवाल जी, मैं कांग्रेस के समर्थक से बात नहीं कर रहा हूं, प्रवक्ता से बात कर रहा हूं।
और अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपसे उम्मीद है कि उसका जवाब मिलेगा। गीता भट्ट जी, प्रोफेसर गीता भट्ट, ठीक है, मैं अंतहीन नहीं खींचूंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी कलह है और उसके अंदर तमाम दिक्कतें हैं, तो कहीं बहुत दिक्कतें आपके अंदर भी है। राजनीति सबको समेटे हुए हर जगह। गीता भट्ट जी, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश को लेकर लग रहा था कयास की बहुत ज्यादा तमाम मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाने की बात थी, उनको जांचने की बात थी, और यह भी सुनाई पड़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो अब बीजेपी का जनाधार है उसमें संघ भी साथ नहीं है, या उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हो गई हैं इस कोरोना काल में। खास तौर पर अभी उत्तर प्रदेश को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या उत्तर प्रदेश वापस बीजेपी को अपना मत देने जा रहा है, या फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में स्थिति डामाडोल है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, या आप देखिए भारत में जनता जो है वह बहुत ही परिपक्व है, और वह समय काल परिस्थिति और जिस प्रकार से जो राजनेता हैं, जिस प्रकार से उनका व्यवहार समाज में रहता है, और सरकार में जब वो होती है, कोई भी राजनीतिक दल वो जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसके अनुसार ही जनता उनको परखती है। और अगर आप देखें तो पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जिस प्रकार की वहां व्यवस्थाएं चल रही थी, उनमें एक भारी परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन है। इतना बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, 2,83,000 स्क्वायर किलोमीटर का भूमि क्षेत्र है, जिसमें तो कई यूरोपीय देश समा जाए। ऐसे में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से, पिछले 4.5 साल में आप अगर वहां देखें कि जो कानून व्यवस्था की जो हालत थी समाजवादी सरकार के समय, उसके हिसाब से कितनी वहां जो है कानून व्यवस्था में सुधार आया है। 2016 से अगर 2019 तक के आंकड़े देखे जाए तो 60वीं सदी प्रतिशत जो है कमी आई है डाके पड़ने में, गीता जी, और 45% कमी आई उसमें जो वहां पे जो चोरी चकैती होती। गीता जी, एक छोटी चीज जोड़ दूं, गीता जी एक छोटी चीज जोड़ सकता हूं अगर आप कहें तो। विकास दुबे का संदर्भ आप बीच में लाइए जरूर। अगर कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है तो विकास दुबे का भी संदर्भ रखिए बीच में कि क्या किया था उसने पुलिस वालों के साथ। देखिए, एक जो है किस तरह से एक इतना जो बड़ा गुंडा था उसके विषय में जो मैं सैंपल टेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं सैंपल टेस्ट की बात कर रहा हूं। देखिए, अब कोई पुलिस एक्शन में अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसको आप जो है एक वो सेट नहीं कर सकते कि इसी हिसाब से सारी वहां कानून व्यवस्था चल रही है, जो कि मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस तरफ है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान दीजिए कि वहां 41 जो है नए पुलिस स्टेशन पिछले 4.5 साल में बने। वहां कितने शहर थे जो 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो कि एयर ग्रिड से कनेक्टेड थे, हवाई जहाज के रास्ते से कनेक्टेड थे? 2 शहर, और 7 नए एयरपोर्ट वहां बन गए हैं। 12 नए एयरपोर्ट्स को बना, और मतलब एयरपोर्ट का मतलब है 12 शहरों को जोड़ने का प्रयास है जी। और जिस तरह से वहां इन्वेस्टर समिट करी गई, इन्वेस्टर्स जो समिट है उसमें 4.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आया। 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट वहां प्रारंभ किए गए। देखिए, कोरोना के कारण कई गतिविधियां रुकी है, वो पूरे देश के विश्व भर में हमें दिख रहा है। संकट की स्थिति पूरे विश्व भर में, पर जो जिस प्रकार से आकलन किया जा रहा है और जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही है, अगर आप विकास को यानी गीता जी, बहुत सारी चीजें, यानी गीता जी, मैं ये मानूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का आकलन करना है तो 2020 के पहले के वक्त का आकलन करें। 2 साल हम उसमें से निकाल दें, यानी केवल 3 साल का आकलन करें, 20 और 21 छोड़ दें और फिर बात करेंगे। और अगर ऐसे करते हैं तो क्या स्थितियां माकूल होती हैं बाकी सबके लिए? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं गीता जी, लौट कर आऊंगा। अश्विनी जी, आपसे शुरुआत करता हूं चर्चा की। मुझे जवाब चाहिए में हम लगातार बहस कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो नजर इस वक्त रखी जा रही है खासतौर पर बीजेपी की तरफ से। उत्तर प्रदेश लगातार पिछले कई बार से हर बार नई सरकार को सत्ता में ला रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना को लेकर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है 8 दिन से कोरोना के केस रोज 2 लाख से कम हो गए हैं। कोरोना के केस में 68% की कमी आ गई है। 66% मामले 5 राज्यों से ही आ रहे हैं। 31 राज्यों में 33% कोरोना के केस हैं।
377 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो गया है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.1% हो गया है। 257 जिलों में रोज कोरोना के 100 से ज्यादा मामले हैं। 18 से 45 साल वालों को करीब 2.5 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। और अब हमारा अपनी चर्चा को लेकर, जहां पर तैयारी बीजेपी की शुरू हो गई है 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। सवाल विपक्ष का यह है कि बीजेपी इस वक्त सत्ता की भूख में है, वो इस कोरोना काल में भी प्राथमिकता चुनावों को दे रही है, अपनी चुनावी राजनीति को दे रही है। तो मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता, गीता भट्ट जी संघ के जानकार के तौर पर, अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हैं एसपी से, सतीश प्रकाश जी बीएसपी से, अमरनाथ अग्रवाल कांग्रेस से मेरे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। अनुराग भदौरिया अभी जुड़ नहीं पाए मेरे साथ, लेकिन शुरुआत कर लेता हूं अश्विनी उपाध्याय जी आपसे। आप क्या समझ रहे हैं, तैयारियां करना ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होने जरूरी है और चुनाव होते भी रहे हैं, तमाम अपवादों के बावजूद चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन तमाम प्रयासों को जारी रखता है और तमाम प्रोटोकॉल के तहत इन चुनावों को करवाता है। आपको क्या लगता है अगले आने वाले चुनाव में क्या नेता की छवि पर बीजेपी जाएगी या अपने कामों पर जाएगी? अपने कामों पर जाने का मतलब क्या आपको इस बात का डर तो नहीं है कि कोरोना के दौर में जिस तरह की स्थिति हुई देश में, वोटर के दिमाग में वो रहेगी और बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? राजीव जी, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बहस हो रही है, माननीय संतोष जी के ट्वीट पे मैं देख रहा हूं कि आपका विजुअल चल रहा है जी। और संतोष जी ने बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे देश में और खासतौर पर हमारी बीजेपी में, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, सबका कार्य बटा हुआ है। जो यूपी की गवर्नमेंट है अपने तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन जितना सरकार काम कर रही है, जितना सरकारी महकमा काम कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जो संगठन है हमारा, वो हर जगह ये देख रहा है कि सेवा के मामले में और कैसे सेवा का विस्तार किया जाए। संघ के स्वयंसेवक भी इसी काम में लगे हुए, जगह जगह लगे हुए हैं, पूरे लक्षद्वीप से लेकर लद्दाख तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक संघ के स्वयंसेवक भी लगे हुए, भाजपा के कार्यकर्ता भी लगे हुए। माननीय संतोष जी अभी लखनऊ गए थे, तो वो वहां पे सरकार की समीक्षा करने नहीं गए थे, बल्कि संगठन की समीक्षा करने। जैसा कि हमारे वो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, तो हमेशा जाते रहते हैं, लगातार प्रवास पे रहते हैं। उसी प्रवास के दौरान वो पहले उत्तराखंड गए, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश गए। अब उत्तराखंड में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश गए तो आप चर्चा कर रहे हैं, आपका विषय, आप चर्चा उसमें जो भी करें। लेकिन इस समय हर जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर का कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता, हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, संतोष जी हैं, या हमारे संघ के चाहे नीचे से स्वयंसेवक से लेके शीर्ष स्तर तक, हर जगह केवल और केवल सेवा की समीक्षा हो रही है कि आम जन को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम उनको मदद पहुंचा सके, उनके दुख में हम कैसे भागीदार बन सके, उनके दुख को हम कैसे कम कर सके। यही हमारा इस समय पूरा लक्ष्य है, यही मिशन है और यही विजन है। यही हम सारे कार्यकर्ताओं को ऊपर से निर्देश मिला हुआ है। जो जिस लायक है, जो आर्थिक सहायता कर सकता है कार्यकर्ता आर्थिक सहायता कर रहा है, जो शारीरिक सहायता कर सकता है वो शारीरिक सहायता कर रहा है, जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है वो डोनेट कर सकता है, जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो लोग खाना बांट सकते हैं वो खाना बांट रहे हैं। तो हमारा नीचे बूथ स्तर से लेके शीर्ष स्तर तक केवल और केवल सेवा की जा रही है और सेवा की ही समीक्षा हो रही है। ये आप उसको चुनाव की दृष्टि से देखें या कैसे देखें, अब ये तो संजोग है कि चूंकि इस समय सब लोग दिल्ली में है, दिल्ली से जो हमारे संघ के जितने भी वरिष्ठ हैं वो लोग बाहर नहीं जा सके। भागवत जी आ गए तो सबको लग रहा है कि नहीं वो तो कोई ऐसी समीक्षा बैठक नहीं, ये संघ की एक रूटीन बैठक है जो केवल और केवल सेवा कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही है। अश्विनी जी, मैं आपकी बात के साथ ही हूं। आपने कहा ना ये एक संजोग है, तो ऐसे संजोग अक्सर आते भी रहते हैं और आप मुस्कुरा भी रहे हैं और उन संजोगों को ही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सतीश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सतीश प्रकाश जी, क्या ये केवल संजोग है, क्या ये केवल सेवा की समीक्षा ही आपको लगती है? सतीश प्रकाश जी, आप अब तक आवाज आ रही है मेरी? नहीं, देखिए आंकड़ों की कलाबाजी है
और कोरोना के खिलाफ जो सरकार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जनता के अंदर जो आक्रोश है, उसके मन भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये चुनावी मंथन है। देखिए, आपको चुनाव आएंगे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आते हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आपको पहले महामारी से लड़ना है या पहले चुनाव लड़ना है। मैं फिर कहूंगा, और ये उत्तर प्रदेश में देखिए, पहली वेव में कोरोना शहर में था, लेकिन उसको गांव में बीजेपी लेकर के गई, इनकी चुनावी भूख लेकर के गई। अगर ये चाहते तो अगर उत्तर प्रदेश का जो ग्राम पंचायत के चुनाव है उनको टाला जा सकता था, और उत्तर प्रदेश में एक एक गांव में 20-20, 25-25 लोगों ने, जहां संसाधनों की कमी है, जहां ऑक्सीजन तो छोड़िए, वहां पैरासीटामोल लोगों को नहीं मिलती, ऐसी अवस्था में लोगों ने जान गंवाई है। आपको मंथन करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, आप भारत सरकार है, मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री, और चूंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री है तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं, अगर बंगाल में आप देख चुनाव तो आप पीछे भी कर सकते हैं। चुनाव देखिए, चुनाव के ऊपर आपका नियंत्रण है, महामारी के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। महामारी आपसे पीछे नहीं आएगी। मैं फिर ये कहूंगा कि सरकार को इन चुनावी मामले में ना पड़ करके अगली जो वेव है, जिसमें बच्चे शिकार होते हैं या तो फंगस है उसमें शिकार हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो जाए। आप दवाई तो छोड़िए, ना ऑक्सीजन है, संसाधन है, आप सारे का अभी कल परसों जो है मोहन भागवत जी दिल्ली में बैठे हैं। अब मोहन भागवत जी ये कहेंगे इस देश को स्वास्थ्य की नहीं, इस देश को आस्था की जरूरत है, पहले हॉस्पिटल नहीं देंगे, पहले राम मंदिर की बात करेंगे। तो भाई साहब आप सोचिए, अल्टीमेटली चाहे आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई व्यक्ति कोरोना ये नहीं देखता कि आप हिंदू है, मुसलमान है। कोरोना के लिए आप एक मरीज की तरीके से है, वो आपके ऊपर अटैक करेगा। सतीश जी, हिंदू धर्म ये इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सतीश जी, अभी भी समय है, सतीश जी, गहनता पूर्वक विचार कीजिए। ठीक है, चुनावी जो प्रचंड सतीश जी, सतीश जी पूरी गंभीरता से बताइएगा, छोड़िए इस वक्त राजनीति। क्या उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में हालात आमूलचूल बदले नहीं हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं, आंकड़े घटे हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता वो सुनिश्चित हुई है, ऑक्सीजन की कमी भी खत्म हुई है, लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। क्या आपको कुछ भी नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में क्या बदले नहीं है? और अगर बदले हैं तो इसका क्रेडिट सरकार के प्रयासों को तो जाना ही चाहिए। अब ठीक है, निश्चित रूप से बदले हैं। मैं फिर ये कहूंगा, अगर मुख्यमंत्री जी बंगाल के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश की जनता को उनको जरूरत थी, तब उनको उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव छोड़ करके 20 दिन में जैसा आप कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हालात ठीक कर सकते, यही मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था कि मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर कोई महामारी आगाज की है, मुख्यमंत्री होने के नाते पहले मेरा काम उत्तर प्रदेश की जनता के प्राणों की रक्षा करना है। लेकिन मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं भागीदारी है, राजनीति का चोला आपने बाद में रखा है, समय समय पर ये गलत कर रहे हैं। अभी गीता जी ये कह रही थी, उत्तर प्रदेश से अपराध क्यों नहीं खत्म है, ये मंथन करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि अपराधियों की जाति और धर्म नहीं होते, लेकिन जो सरकार का नजरिया है, विकास दुबे अपराधी था, आपने मार दिया, लेकिन विकास दुबे के चक्कर में आपने 20 अरे क्या बात कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी, 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 नहीं, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, नहीं, आपने मार दिया से आपका मतलब क्या है? आपने मार दिया से आपका मतलब क्या है? विकास दुबे को आपने मार दिया से आपका मतलब क्या है? हालांकि भटक रही है बहस, थोड़ी देर के लिए मैं पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं फिर ये कहूंगा, अगर एनकाउंटर का आंकड़ा ठीक है, आप चेक कीजिए
आपने सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कोर्ट का फैसला जाना, आपने कोर्ट का फैसला जाना इस पर। राजनीतिक रूप से कमजोर करना अभी फिलहाल मेरे सामने कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे चुका है, अभी उस बहस में जाने की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक मिनट, मेरे साथ अमरनाथ अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। मैं अमरनाथ अग्रवाल साहब आपको पूरा मौका देता हूं। अमरनाथ अग्रवाल साहब जी, आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही, इस वक्त आ रही है क्या? अमरनाथ भाई, आपको भी लगता है कि ये सेवा की समीक्षा हो रही है या फिर एक संजोग है? फिर चली गई आवाज आपकी, फिर आपकी आवाज चली गई, सवाल आप फिर से करें। आपको लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी मुलाकातें और सब दौर शुरू हुआ है, उसके बाद एक ट्वीट आता है ये सेवा की समीक्षा है? आवाज नहीं आई आपकी। चलिए मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अगर आपको आवाज आ रही है तो आवाज आ रही है आपको? जी, सिद्धू की भी आ रही है अमरनाथ जी, कैप्टन साहब सिद्धू की आवाज भी यहाँ तक आ रही है। नहीं, अभी तो संतोष जी की सुनिए, अभी जनता की सुनिएगा, किसानों की, जो जिस तरीके से आपदा में अवसर तलाश रहे हैं आप, उसको देखिएगा। अभी आप जो पेंडेमिक की हुई है, वो जनता की आवाज सुनिए, जो गंगा किनारे लाशें बहाई गई उनकी आवाज सुनिए, उनके परिवार की आवाजें सुनिए। आजमगढ़ और हाथरस की बेटी के बाप को जिस तरीके से जला दिया जाता है, वो आवाजें सुनिएगा। उन्नाव जिस तरीके से बेटी जला दी जाती है, पीड़ित, उसकी आवाज सुनिएगा। अभी आवाज जनता सुनाएगी आपको, बहुत बढ़िया तरीके से सुनाएगी। आप बिल्कुल आपकी संवेदनहीनता का जवाब देगी। मुझको ये कहते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब देखा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है पेंडेमिक में, क्या चीज नहीं थी? जो आप खोलो तो सीएससी साहब ताले लगे हुए हैं, इस सीएससी खोलो ताले लगे हैं, जहां पीएससी खोलो ताले लगे हैं। 4.5 साल आप क्या कर रहे थे? अच्छा, प्रियंका जी कहाँ पे हैं आजकल? प्रियंका जी हिमाचल में है कि दिल्ली में? सब अपने अपने काम में लगी, सब अपने काम में लगी। आपको वहीं भेजा जाएगा हिमालय, आप चिंता मत कीजिए। जो आपका काम है वहीं जाएंगे आप। जनता तैयार बैठी है, उसी चिंता में आपकी पार्टी है। उपाध्याय जी, आप भी उसी के साथ थोड़ा सा सुनिए, तो आपके बड़े नेता इस समय चिंतित हैं। अच्छा, तो वाड्रा जी भी वहीं पे हिमाचल गए हुए हैं? ये पेंडेमिक की मीटिंग नहीं है, ये वाड्रा जी भी वहीं गए? ये मीटिंग से आपने क्या कहा? आपके पास यही बचा है। आप बीजेपी और संघ वाले लोग फेस सेविंग के लिए सब सवालों के जवाब नहीं होते हैं, तो यही काम करते हैं और आप कर रहे हैं। आज ये चैनल आपको बुलाया है, चैनल ने आपको इसलिए कि आपने क्या क्या किया वो बताने के लिए। आप इतनी हल्की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, ये आप फेस सेविंग कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बस। अश्विनी जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। समय मेरे पास थोड़ा है, गीता जी के पास भी जाना है। आप ये बताइए मुझे कि आपको नहीं लगता कि जो आज स्थिति है, अगर वो आज ठीक कर दी गई है, 22 करोड़ के राज्य की बात बता रहे हैं, तमाम विश्व के देशों से कहीं ज्यादा जनसंख्या है, हमें बहुत लोगों को देखना पड़ रहा है, लेकिन ये स्थिति यहां पर आते आते तो गलतियां हुई हैं। आप मीटिंग कर लें, तमाम चीजें कर लें, संगठन की बात है, ठीक है, ठीक है। दो मैं बहुत गंभीरता से जवाब दें। राजीव जी जरा सुन लीजिए पहले। देखिए, एक हर चीज आ रहा हूं गीता जी, आ रहा हूं। एक लिमिट होती है। अगर आप चाइना से कंपेयर करके भारत को चलते हैं तो चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। अगर अमेरिका से तुलना करते हैं तो अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। तो आप जरा सोचिए किस तरीके से चीजों को हैंडल किया गया है। आप इस चीज को, इसकी जरा देखिए ना, कितने खूबसूरती। हमारे यहाँ फिर भी फैसिलिटी अमेरिका से कम है। अगर आप रसिया से तुलना करें, ब्राजील से तुलना करें, कनाडा से तुलना करें, क्योंकि बीमारी केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की है। तो आपको पूरा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल 100 करोड़ लोगों को भी अच्छी तरीके से रखने के लिए नहीं है। 100 करोड़ जहां नहीं रह सकते वहां 150 करोड़ हो चुके हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से संभाला गया है, निश्चित रूप से ये मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरीके से संभाला है, तो फिर तो आपका इशारा बढ़ती जनसंख्या की तरफ हो जाता है। फिर जनसंख्या का बोझ इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस जनसंख्या के बोझ को टैकल किया जाए, अपनी राजनीति छोड़ी जाए। राजीव जी, दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस हमारे पास, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर हमारे पास, दुनिया के सबसे ज्यादा दवाइयां हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे पास बन रही है। इसके बावजूद फिर ये क्राइसिस है। अश्विनी जी, जो इन लोगों ने तुष्टिकरण
निजीकरण के कारण बढ़वाया यहाँ, अरे एक आदमी 22 बच्चे पैदा कर रहा है, एक आदमी 25 अश्विनी जी आपके पास है, वैक्सीन आपके पास है, दवाई आपके पास है, तो सरकार की नीति में दुनिया की, सुन लो भाई साहब, साधन होने के जितना बावजूद भी इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और यूके की जनसंख्या है, उससे ज्यादा यहाँ। चलिए ठीक है, इस लड़ाई में उलझेंगे, नियत नहीं है, इस लड़ाई में उलझेंगे तो गीता जी तक इलाज हो। अगर आबादी ज्यादा लग रही है, समस्या है आबादी है। अरे आबादी, मैंने कहा ना, 2 कमरे के मकान में अगर 50 लोग रहेंगे तो समस्या होगी। और आप हंस क्यों रहे हो? जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नसबंदी इसीलिए संजय गांधी जी ने। चलिए, मैं माफी चाहूंगा इस वक्त, संजय गांधी जी ने नसबंदी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास अब समय नहीं है। अब सुनिए, तो अब हम मुद्दों को इतना ज्यादा फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसके चलते हो रही तैयारी पर बात करने की जगह नहीं बची है, और इसीलिए हमें अपने मुद्दे तक सीमित रहने की कोशिश करनी होगी। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मुद्दे रहे हैं, कोरोना काल एक मुद्दा बनेगा, 2022 में जरूर लोग इसको ध्यान में रखकर वोट देंगे, लेकिन लोग शायद उत्तर प्रदेश के लंबित चले आ रहे अयोध्या विवाद को भी सोचेंगे, जो आज समाप्त हो चुका है और जो अब पूरी तरह से सेटल भी हो चुका है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बात तो तय है, फिलहाल जरूरत कोरोना पर, कोरोना के इलाज पर और उसको लेकर की जा रही तैयारियों पर ज्यादा फोकस करने की है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।